उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। तमाम राजनीतिक दल इसको फतह करने की तैयारियों में जुट गए हैं। माना जा रहा था कि धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में यूसीसी को लागू कर देंगे, लेकिन यूसीसी पर सस्पेंस अब तक बरकरार है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा तक की तारीख नजदीक आ गई है, लेकिन अब तक राज्य में यूसीसी कब लागू होगा इसकी सरकार अभी इसकी तारीख नहीं बता पा रही है। हालांकि इसी बीच 22 जनवरी को ही यूसीसी के लिए गठित समिति का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। अब सरकार समिति के कार्यकाल को बढ़ाएगी या नहीं, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि कभी मुख्यमंत्री तो कभी राज्य के मंत्री राज्य में यूसीसी को जल्द लागू होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सरकार धरातल पर ऐसा करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री और मंत्री तमाम जनसभाओं में यूसीसी के मुद्दे को जमकर भुना रहे हैं। साथ ही यूसीसी को लागू करने का जनता से वादा भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार यूसीसी कब लागू करेगी ये नहीं बता पा रही है, जिससे सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और इस समिति को बने मई 2024 में 2 साल पूरे होने वाले हैं और सरकार का कहना है कि अब तक समिति ने उसे यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं सौंपा है, जबकि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई 30 जून 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कह चुके हैं कि ड्राफ्टिंग का काम पूरा हो गया है। ऐसे सवाल उठता है कि आखिर क्यों सरकार को अब तक समिति ने यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं सौंपा। क्या सरकार जानबूझकर यूसीसी के मुद्दे को भुनाने के चलते यूसीसी को लागू नहीं कर रही है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। धामी सरकार राज्य में जल्द यूसीसी को लागू करने का दावा तो कर रही है, फिलहाल धरातल पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं यूसीसी के लिए गठित समिति का कार्यकाल 22 जनवरी को खत्म हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार 5वीं बार समिति के कार्यकाल को फिर से बढ़ा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार ने जनता से वादे किए हैं, उन सभी वादों को सरकार पूरा करेगी। यूसीसी का ड्राफ्ट अभी सरकार को नहीं मिला है। जैसे ही ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा, सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए कार्य करेगी। वहीं विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि सरकार अपने पिछले 2 साल से यूसीसी लागू होने का दावा कर रही है, लेकिन सरकार अब तक ऐसा नहीं कर पाई है, जिसके बाद अब जानकार भी सवाल खड़े करने लगे हैं। हमने हमेशा जो उत्तराखंड राज्य के हित को हमेशा प्राथमिकता दी। अनेकों हमने कानून लागू किए हैं, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसी प्रकार से धर्मांतरण का लैंड जो माफिया थे उनके खिलाफ लैंड जिहाद अतिक्रमण उन सबसे मुक्त करवाने का काम, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जल्दी हमको मिलने वाला है, हम उस पर भी काम करने वाले हैं। जो भी मुद्दे उत्तराखंड राज्य के हित में हैं उन सभी पर हमने पहले भी निर्णय लिया है और भविष्य में भी निर्णय लेंगे। लोगों को भी विश्वास है कि करती है, करेगी, किया है, करती है और करेगी। साल से राज्य में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 10 सालों से जो है प्रचंड बहुमत वाली जो है सरकारें केंद्र में भाजपा की है। यूसीसी की बात लगातार भाजपा नेतृत्व करता आया है और उसके बाद भी आज तक देश की लोकसभा में यूसीसी का ड्राफ्ट ये प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा क्या है। 2 साल से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार यूसीसी पर बयानबाजी कर रहे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा का छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, यूसीसी पर बात करने से नहीं चूकते, लेकिन आज तक जो है यूसीसी का ड्राफ्ट विपक्ष के मांगने के बावजूद भी विपक्ष को उपलब्ध नहीं कराया गया है। 3 दिनों में हम लोग निश्चित रूप से जो हमारा सत्र अभी आहूत होना है उसको हम बुलाएंगे और आप जानते हैं चाहे हमारा उसमें यूसीसी का विषय हो, चाहे फिर हमारा क्षैतिज आरक्षण जो हमारा 10% आंदोलनकारियों के लिए था उस पर विचार करने का उसमें सत्र में हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी यूसीसी की रिपोर्ट नहीं मिली है। एक तरफ जहां विपक्ष यूसीसी के लागू करने को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो दूसरी ओर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सरकार इसी जनवरी माह में विशेष सत्र बुलाने जा रही है, जिसमें यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के 10% 37 आरक्षण से संबंधित 2 विधेयक सदन में पारित कराए जाएंगे।
आपको बता दें कि धामी सरकार ने 8 सितंबर को विधानसभा सत्र में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को पेश किया था, लेकिन विधेयक में कुछ संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति को सौंपा गया था। इस समिति ने 9 नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रिंदु खंडूरी को सौंप दी है, जिसके बाद अब मांग की जा रही है कि जल्द विशेष सत्र बुलाकर राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा किया जाए। हालांकि अब तक ऐसा न होने से राज्य आंदोलनकारियों में भी नाराजगी के साथ ही विपक्ष भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को और उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव विधानसभा में ला चुकी है, लेकिन कुछ संशोधन के बाद लोगों जो माननीय विधायकों के द्वारा उसमें संशोधन की बात की गई, उसको लेकर के जल्द ही सरकार के द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया था उसने भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और आने वाले विधानसभा सत्र में राज्य आंदोलनकारियों को का 10% क्षैतिज आरक्षण का जो प्रस्ताव है वो विधानसभा में पारित किया जाएगा। कुल मिलाकर एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण पर सियासत फिर से गर्मा गई है। सरकार दोनों ही मोर्चों पर गंभीर होने का दावा कर विशेष सत्र में विधेयक लाने का दावा तो कर रही है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि क्या सरकार इन दोनों मुद्दों पर आगे की क्या कार्रवाई करती है। देखना होगा क्या इस जनवरी माह में यूसीसी लागू होगा या एक बार फिर सरकार समिति का कार्यकाल बढ़ाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक बार फिर से यूसीसी को लेकर रार शुरू हो चुकी है। विपक्षी दल यूसीसी को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं और राज्य आंदोलनकारी जो क्षैतिज आरक्षण को लेकर लगातार मांग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उस पर भी कहीं ना कहीं संशय बरकरार है। रामलला की गूंज उत्तराखंड में भी साफ तौर पर सुनने को मिल रही है। रामलला के आगमन को लेकर तैयारियां उत्तराखंड में भी जोरों शोरों पर है, लेकिन इस बीच यूसीसी का मुद्दा और क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा सरकार पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार क्या विशेष सत्र बुलाएगी? क्या यूसीसी को लागू किया जाएगा या फिर यूसीसी अभी लागू नहीं होगा? चुनाव के ठीक पहले इसको लेकर कोई फैसला लिया जाता है क्या? अभी इस मुद्दे को और भुनाएगी सरकार? ये तमाम सवाल विपक्षी दलों के मन में भी है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शीशपाल सिंह बिच्छी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अन्नथा प्याजी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शीशपाल जी से शुरुआत करते हैं। शीशपाल जी, यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में। आज हम फिर यूसीसी पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, मैं सच बताऊं तो यूसीसी पर चर्चा करने का मेरा मन इसलिए भी नहीं करता है, मुझे लगता है कि क्या मैं हर बार वही सवाल पूछती हूँ, हर बार सामने से वही जवाब मिलते हैं, कुछ नया बदलाव परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि क्षैतिज आरक्षण को सरकार लागू करे और अगर यूसीसी लागू करना है तो लागू कर दे। प्रेमचंद अग्रवाल कई बार हिंट दे चुके हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष कई बार हिंट दे चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री जी कई बार हिंट दे चुके हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर लागू कब होगा? अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी, उत्तराखंड की जनता की भी यही स्थिति है। वो भी यूसीसी सुन के अब जाके जो है उब चुकी है। सरकार लगातार 2 साल से बयानबाजी कर रही है और हम इनसे पूछना चाहते हैं, भाई 10 साल से केंद्र में आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, 7 साल से राज्य में प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार है, हिंदुत्व के नाम पर आप जो है सत्ता में आए हैं, यूसीसी की आपके जो है चुनावी घोषणा पत्र का जो है हिस्सा रहा है, फिर भी जो है आप देश की लोकसभा में आज तक ये बिल क्यों लेकर के नहीं आए? ये जो है समझ से परे की बात है। अब राज्यों के सहारे ये वैतरणी आप पार करना चाहते हैं, उस पर भी आप गंभीर नहीं है। यूसीसी की जो 5 सदस्य कमेटी बनी उसका कार्यकाल भी जो है लगभग 2 साल का होने को है, तब भी आप क्या भाई उसमें ऐसा कर रहे हैं कि जो है वो रिपोर्ट ही आप जो है नहीं सौंप पा रहे। वैसे तो रंजना देसाई जी ने जो है 30 जून को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि हमारा काम पूरा हो गया, हमने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन फिर भी उसके बाद जो है यूसीसी की जो समिति है उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है।
तो ये तो कौन बनेगा करोड़पति के 7 करोड़ का सवाल बन गया। आखिर यूसीसी की उस मसौदे में है क्या, उसकी रिपोर्ट है कहाँ? भाई विपक्ष के मानने के बाद भी आप जब अगर उसका मसौदा विपक्ष को उपलब्ध नहीं कराना चाहते हैं, उसे आप रहस्यमय जो है दस्तावेज बना के रखना चाहते हैं, तो आप बना के रखिए। देखिए यूसीसी पर तो विपक्ष का स्टैंड भी मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि विपक्ष कहता है लागू करना है कर दीजिए, फिर कई बार आप कहते हैं अरे क्यों लागू करना है आपको यूसीसी। दोनों चीजें ना, आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। नहीं यूसीसी कभी हमने ये नहीं कहा। फिर आप मसौदा देखकर भी क्या करेंगे सर, जब आपको यूसीसी में इंटरेस्ट ही नहीं है तो? नहीं यूसीसी, एक बात है बताइए ना यसी जी, प्रचंड बहुमत की सरकार किसकी है राज्य में? चलो हम उत्तराखंड की बात कर लें। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि हम यूसीसी का बिल लाएंगे। अगर केंद्र सरकार लोकसभा में इस बिल को लेकर के आ जाएगी, फिर राज्य में अगर ये कानून पारित भी हो गया तो उसका क्या होगा? वो तो नील एंड व्हाइट हो जाएगा। ये तो देश का संविधान कहता है, अगर ये संविधान को मानते होंगे। लेकिन अगर ये वास्तव में यूसीसी ला रहे हैं तो इनको रोका किसने, आप बताएं। नहीं, ये बिल लाने का काम सरकार का है या विपक्ष का है? जब वो सदन के पटल पे आएगा तब आप देखेंगे कि वहां विपक्ष विरोध करता है, समर्थन करता है या अपने सुझाव देता है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई उसका ड्राफ्ट आपने रहस्यमय क्यों बना रखा है? विपक्ष को आप जो है उस ड्राफ्ट को उपलब्ध कराइए। वैसे भी इस देश के अंदर बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान है, लोकतंत्र का अगर आप सम्मान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो है विपक्ष के जितने भी यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, जितने भी फंक्शन हैं, जितनी भी अन्य पार्टियां, आप सबको जो है उसकी प्रति उपलब्ध करानी चाहिए। उसके बाद पता लगेगा कि वो अपने सुझाव देते हैं या नहीं देते। लेकिन भाजपा अपनी ही डफली बजा रही है, अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, क्योंकि राज्य के अंदर बेरोजगार लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं। पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर हाकिम कौन है उसका पता लगना चाहिए। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी कौन है भाई? बेटी के बाप ने एक गंभीर पत्र पौड़ी के जिलाधिकारी को लिखा है, उसकी न्यायिक जांच की मांग हम कह रहे हैं कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि ज्वलंत मुद्दे हैं राज्य के अंदर, सरकार चौतरफा गिरी हुई है, इसीलिए मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो सबसे आसान मुद्दा है यूसीसी की रट लगवाइए। लेकिन जनता आपकी कथनी करनी के अंतर को अब भली भांति समझ गई है। नहीं शिषपाल जी, यूसीसी इतना आसान मुद्दा नहीं है। यूसीसी तो अभी और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, क्योंकि वो केंद्र का मसला है। और अगर केंद्र पूरे देश में यूसीसी लागू कर देता है तो उत्तराखंड जो इतनी मेहनत कर रहे हैं धामी सरकार जी, और ये जो मेहनत रंजना देसाई जी ने की, वो तो धरी की धरी रह जाएगी। आप मेरे से कह रही? हाँ जी शिषपाल जी, आप इसे कह रहे हैं। यशवी आप बताए ना, यूनियन सिविल कोड का मतलब क्या है? आप बताए ना, एक देश एक कानून एक विधान, यही तो इसका मतलब ना। और एक देश एक कानून कब होगा? जब देश की लोकसभा जो है इसको पारित करेगी, देश की लोकसभा में ये बिल आएगा। ठीक है शिषपाल जी, वापस आते हैं, जरा आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। विपिन खन्ना जी क्या कहना चाहते हैं, फिर यूसीसी पर चर्चा? हाँ जी विपिन खन्ना जी। जी मेरे से पूछा? हाँ जी आवाज नहीं मिल पा रही है क्या आप लोगों को? जी जी यशी जी। यशी जी ऐसा है, देखिए उत्तराखंड सरकार केवल और केवल एक शिकोपा छोड़ रही है, और ये केवल चुनावी घोषणा जिससे कहीं ना कहीं वोट की राजनीति करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि हमारा मानना है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है उत्तराखंड को, जिसकी मांग ही कभी नहीं है उत्तराखंड की जनता की तरफ से या विपक्ष की तरफ से या किसी युवा की तरफ से, किसी महिला शक्ति की तरफ से, उसको लेकर 2 साल से आप कह रहे हैं यूसीसी को। ये बताइए कि यूसीसी की उत्तराखंड में आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है भू कानून की, उस पर आप बात नहीं करते। आवश्यकता है लोकायुक्त की, उस पर आप बात नहीं करते। आवश्यकता है स्थायी राजधानी की, उस पर आप बात नहीं करते। आवश्यकता है पलायन को रोकने की, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य, इसकी आवश्यकता है उत्तराखंड को, जिसकी आप बात नहीं करते। अब यूसीसी एक तरफ तो केंद्र कह रही है कि यूसीसी हम लागू करेंगे, उसके बाद धामी जी उछल कूद मचा रहे हैं कि यूसीसी हम लागू करेंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी यह तय कर ले कि यूसीसी केंद्र लागू करेगा कि राज्य सरकार लागू करेगी। क्योंकि हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं, केंद्र सरकार के घोषणा पत्र में था कि हम यूसीसी पूरे देश में लागू करेंगे, लेकिन 10 साल से वो इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं है। अब धामी जी को इन्होंने बजर पट्टू की तरह एक इस्तेमाल कर दिया प्रदेश में, एक छोटे प्रदेश को प्रदेश में यूसीसी का एक शिकूफा छोड़कर ये जांचना चाहते हैं कि यूसीसी के नाम पर कितना फायदा होता है और कितना नुकसान होता है।
क्योंकि अगर फायदा होगा तो बड़े राज्यों के लिए होगा और नुकसान होगा तो छोटे राज्यों, क्योंकि ये केवल और केवल एक चुनावी मुद्दा इन्होंने बना के छोड़ दिया है। क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है, अच्छी तरह से सरकार को पता है आचार संहिता लगने के बाद कोई कानून लागू नहीं होगा। तो किस तरीके से, मुझे समझ में नहीं आता कि इनके मंत्री विधायक मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं और रंजना देसाई कुछ और कहती हैं, इनका एक मत ही नहीं है। तो किस बेस पर ये कह रहे हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे? पहले जो ज्वलंत मुद्दे उत्तराखंड के हैं उन पर आप बात करिए, उसके बाद अगर आप यूसीसी की बात करते हैं तो हो सकता है जनता की समझ में आए। क्योंकि ये जो यूसीसी की बात कर रहे हैं ये तरीके से तो वैसे संवैधानिक ही नहीं है, क्योंकि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी, ये हिंदुस्तान है हमारा। यहाँ पर धर्म, मजहब, जाति, बहुत कुछ ऐसा भिन्न है कि किस तरीके से आप यूसीसी लागू करेंगे। क्योंकि अब तक आपने जो ड्राफ्ट बनाया है उसकी कोई भी कॉपी आपने किसी विपक्ष को नहीं दिखाई, आपने कहीं जनता के बीच में इस बात को नहीं रखा। ड्राफ्ट तो अभी सरकार ने भी नहीं देखा है, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि ड्राफ्ट मिला ही नहीं है। नहीं तो रंजना, इसका मतलब रंजना देसाई जो अध्यक्ष है यूसीसी कमेटी की, वो झूठ बोल रही है या फिर राज्य सरकार झूठ बोल रही है? तो कोई एक तो है जो झूठ बोल रहा है जनता के बीच में, विपक्ष के सामने। चलिए ठीक है, विपिन जी वापस आएंगे। अन्यथा प्लियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आ रहा है, विपक्ष अपनी इस पर टिप्पणी कर रहा है, लेकिन इस बीच क्षैतिज आरक्षण को भी हम नहीं भूल सकते हैं क्योंकि राज्य आंदोलनकारी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। जी यसी जी, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा राज है। एक तरफा राज में तो जो निर्णय उनका होगा वही होगा। जून में, मई में इनकी मीटिंग हुई थी, एक कमेटी का गठन हुआ था। उसके बाद 5 सदस्यीय समिति जो भी इन्होंने एक गठन बनाई इस यूसीसी को लेकर के 30 जून को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 14 जुलाई तक ये प्रस्ताव मांगते हैं जनता से। उसके बाद उस प्रस्ताव की वो डेट बढ़ी तो 28 जुलाई तक इन्होंने जो है प्रस्ताव मांगे कि भाई क्या क्या होना चाहिए इसमें। उसके तत्काल बाद इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और होती है भारतीय जनता पार्टी की। उसमें कहा जाता है माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान कि इसमें जो है कुछ पेंच फंस रहे हैं, यानी कुछ न कुछ हमें और इस कानून एक्सपर्ट की जरूरत है और इसमें सुधार करना है। साल में जो कानून यूसीसी यानी जो लागू होना था 1 महीने के अंतर्गत अवधि भी चलेगी, उसके बावजूद भी आप 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो इससे सीधे सीधे ये आप आकलन कर सकते हैं कि ये सीधे सीधे स्टंट है लोकसभा चुनाव 2024 का। इसी के नजदीक हम इसकी घोषणा भी कर देंगे। परसों 22 जनवरी को इन्होंने भव्य श्री राम का, वो इन्हीं का क्या है, राम तो सबके हैं और सभी चाहते हैं कि वहां विराजमान हो। लेकिन ये है कि इस बीच में तत्काल प्रभाव से ये क्या क्या करेंगे घोषणा। अभी इन्होंने उत्तराखंड की रोजगार जो दर है वो भी घोषणा कर दी है कि सरकार का डेटा है कि पिछली बार 8 पॉइंट समथिंग था, तो जो पिछले रिजल्ट निकले होंगे वो इस साल आए हैं तो इसमें दर कम हो गई। तो उपलब्धियां कहीं ना कहीं 2024 की बतानी तो है उनको कि हमने ये किया, ये किया। क्षैतिज आरक्षण का आज का मुद्दा नहीं है। ये तो जब आंदोलन उत्तराखंड क्रांति दल ने शीर्ष पर रहकर नेतृत्व किया था आंदोलन, राज्य के आंदोलन के लिए, तो तब से हम क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये आज भी नहीं हुआ। भू कानून नहीं अनिल धपलियाल जी, अगर इस सरकार में हो जाता है तो बधाई की पात्र हुई ना फिर तो सरकार। ये हाँ, अगर ये सब कुछ हो जाती, लेकिन कर नहीं रही है ना। सवाल इस बात का है कि ये करना चाहती हैं, सरकार करना चाहती है, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं उनको अपनी अचीवमेंट देनी है। ये असफलता के मूल बिंदु होते हैं इनके। निश्चित तौर पे इनको 2024 का चुनाव 5 सीटों पे अपना कब्जा करना, तो कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धियां गिनानी होगी। ये गलतफहमी में है क्योंकि कई योजनाएं, कई जो इनके रहे हैं। मुझे ये बताइए, उपलब्धियां अगर गिनानी है तो ये तो लागू करना पड़ेगा ना, यूसीसी और आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण करना पड़ेगा। लेकिन लागू उसमें एक पेंच बहुत तकड़ा है। उसमें जो है वो मुस्लिम को लेकर के बड़ा जो एक समान एक जो है मतलब एक कानून एक समान एक वो वाला हिसाब है, तो वो जरा सा उसमें थोड़ा सा पेंच फंसा हुआ है। तो उस पेंच को ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट का भी ध्यान रखना होगा इनको ना।
क्योंकि उसमें एक शब्द ऐसा है, जिहाद याद करके कुछ शब्द है, वो अगर उसमें आ जाता है तो उसमें सीधा सीधा वो शीशपाल जी, मैं इसके बाद आऊंगी। ठीक है, आनंद थपलियाल आ जाइए। यसी जी थोड़ा सा रहे, थोड़ा सा जल्दी अपनी बात को पूरा करेगा। मतलब मेरा अंतिम कहने का मतलब अंतिम समय में यही कह रहा हूँ कि इनके जितने वादे होते हैं कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी का जमीन आसमान का फर्क है। रहा ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे ही चर्चा होगी तो निश्चित तौर पे है कि इनको पता है विपक्ष का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं, तो इस वजह से भी ये फायदा उठा रहे हैं। तो ये कह नहीं सकते कब तक ये मजबूत, मैंने कहा ना, ये लाठी जिसकी भैंस उसकी लाठी, और एक तरफा राज है, तो निश्चित तौर पे अपना डिसीजन होगा जब भी लागू करना चाहिए। मैं वापस आती हूँ। जपेंद्र जी, यूसीसी लागू होगा, ये बात प्रेमचंद अग्रवाल जी भी कह चुके हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं, लेकिन कैसे लागू होगा? अभी आचार संहिता लग जाएगी और फिर उसके बाद तो कोई भी कानून नहीं आएगा, और क्षैतिज आरक्षण जो उनकी मुख्य मांग है, तो ये कहा जा रहा था कि एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जल्द ही यूसीसी लागू होगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी तक ड्राफ्ट नहीं मिला है राज्य सरकार को। रंजना देसाई जी बहुत पहले कह चुकी है हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, और उस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया था कि हम कल जाकर ये सरकार को सौंप देंगे। सरकार कह रही है ऐसा भी फिलहाल हमें ड्राफ्ट नहीं मिला है। तो कैसे यूसीसी लागू करेंगे? क्या ये महज 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएंगे ये दोनों मुद्दे? देखिए, क्षैतिज आरक्षण भी लागू होना है और यूसीसी भी लागू होनी है। भारतीय जनता पार्टी तो यूसीसी की अहमियत जानती थी, इसीलिए उसे लागू करने जा रही है। महत्वपूर्ण बिंदु इसका यह था कि हमारे देश का विपक्ष, जिसने कभी यूसीसी जैसे मुद्दे के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, इसके ऊपर विपक्ष को कैसे लाया जाए। तो आज देखिए कितना खुशी का माहौल है, सारा विपक्ष, सभी राजनीतिक दल यूसीसी का राग अलाप रहे हैं। तो भाई ठीक है, आपकी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। यूसीसी उत्तराखंड में भी लागू होगा, धीरे धीरे देश में भी लागू होगा, और ये इसे विलंब को भी एक दूसरे ढंग से देखा जाए कि कहीं ऐसा ना होता कि ये कहते लो जी इन्होंने तो बिना पूछे ही कर दिया। आज देखिए सारा विपक्ष हल्ला मचा रहा है, यूसीसी लागू कीजिए। आप 2 साल से कह रहे हैं, आपके पास रिपोर्ट भी आ गई, आपके पास सब कुछ आ गया, अब क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? तो ये भारत का एक अच्छा संकेत जा रहा है। ऐसी ही राजनीति अगर आजादी के बाद से कांग्रेस करती तो इस देश को हम कहां ले जाते। अब भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो लेके गए हैं, तो 2014 के बाद से जो कानून बनना होता है, जो लागू करना होता है, हम लागू करने से पहले विपक्ष के मुंह से कहलवाते हैं कि विपक्ष माने हाँ ये देश के लिए जरूरी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि विपक्ष देश का है और विपक्ष भी उत्तराखंड के लिए जरूरी है, उत्तराखंड का हिस्सा है, उत्तराखंडी है। तो निश्चित तौर पर क्षैतिज आरक्षण भी बहुत जल्दी अगले विशेष सत्र में लागू होने जा रहा है, और यूसीसी भी लागू होने जा रहा है। आपके माध्यम से ये संदेश चले जाना चाहिए। ठीक है, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यूसीसी लागू कब होगा, और क्षैतिज आरक्षण की मांग जो कि राज्य आंदोलनकारी काफी लंबे समय से कर रहे हैं, आखिर उनकी ये मांग भी क्या इस सत्र में पूरी हो जाएगी, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और अरुण शर्मा जी का रुख करते हैं। अरुण जी, अगर हम बात करें यूसीसी की और क्षैतिज आरक्षण की, क्षैतिज आरक्षण एक गंभीर मुद्दा, अहम मुद्दा है जिसकी मांग की जा रही है राज्य आंदोलनकारियों द्वारा, लेकिन क्या यूसीसी एक लुभावना मुद्दा हो सकता है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 2024 के लोकसभा चुनाव में? मैं ये समझना चाहती हूँ। यशी जी, अगर आपको ध्यान हो कि 22 में फरवरी में जब चुनाव के अंतिम दौर था, उस टाइम मुख्यमंत्री ने अचानक ये घोषणा की थी कि हम समान आचार संहिता लागू करेंगे, और ये उस टाइम एक वास्तव में भावनात्मक मुद्दा था, क्योंकि उत्तराखंड की डेमोग्राफी में पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, और एक तरफ हम कह रहे हैं देवभूमि है। अरुण जी, माफी चाहूंगी, बीच में इंटरप्ट कर रही हूं मैं, लेकिन उस बीच अगर सिचुएशन आपको याद हो, धामी जी की दिल्ली दौड़ बराबर हो रही थी और बड़ी सारी चीजें निकल कर आ रही थी कि हो सकता है धामी जी मुख्यमंत्री ना रहें, और तमाम चीजें थी, और उसी बीच अचानक से यूसीसी का मुद्दा आया था, और ये कहा जा रहा था कि अगर धामी जी यूसीसी लागू कर देते हैं तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और अपनी साख बचाने के लिए वो यूसीसी लागू करना चाहते हैं। इस समय मुझे याद है कि विपक्षी दल ये बात कह रहे थे लगातार। जी बिल्कुल सही कह रही है आप।
क्योंकि उस टाइम हमको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस नेक टू नेक चल रही है उस लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 22 के, और उसमें बढ़त बनाने के लिए धामी जी ने एक मुद्दा उस टाइम उछाल दिया था। जैसे कांग्रेस की तरफ से एक मुद्दा आया था मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, अगर आपको याद हो, तो उसी की काट के लिए ये संहिता, जी समान नागरिक संहिता का मुद्दा आ गया था जो धामी जी ने उछाला था। और मुझे ये लगता है कि इसमें काफी एक्सरसाइज हुई है पिछले 2 सालों के अंदर, काफी एक्सरसाइज हुई है और उस एक्सरसाइज का परिणाम आना शेष है। ये दीगर बात है कि विपक्ष ये सवाल बिल्कुल माकूल उठा रहा है कि कम से कम ड्राफ्ट उनको मिलना चाहिए ताकि उनको भी ये पता लगे कि इस ड्राफ्ट में है क्या। तो उसमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा अभी मैं उनकी अपने वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री की बाइट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम जनवरी राम मंदिर के बाद विशेष सत्र बुलाकर क्षैतिज आरक्षण और यूसीसी दोनों को विधानसभा के पटल पर रखेंगे। तो मुझे ये लगता है कि अगर सरकार की ये मंशा है तो मान लेना चाहिए कि वो रखने की इच्छा रखते हैं, सदिच्छा रखते हैं। और हम जब वो सामने आएगा तो हमको पता लगेगा, क्योंकि उसमें केवल उत्तराखंड सरकार ने एक्सरसाइज नहीं की है या उस 5 सदस्यीय जो कमेटी है उसने एक्सरसाइज नहीं की है, उसके साथ केंद्र का भी वो कहीं ना कहीं मुद्दा है। और मैं आज ही गृह मंत्री अमित शाह की एक बाइट सुन रहा था जो उन्होंने लोकसभा में दी थी 370 यूसीसी और राम मंदिर के मुद्दे पर। तो उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि यूसीसी के लिए हम वचनबद्ध है और जल्दी से जल्दी इसे लागू करने का प्रयास करेंगे। तो ये माना जाना चाहिए कि केंद्र और राज्य दोनों एक मत होकर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये जल्दी से जल्दी सामने आ जाएगा। अब जब विधानसभा के पटल पे आ जाएगा और विधानसभा से इसे पारित कराना कोई बहुत बड़ी मुश्किल भाजपा के लिए नहीं है, क्योंकि वहां उनका बहुमत है। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पर हम सबके सामने होगा कि उसमें कौन कौन से प्रावधान इन्होंने रखे हैं और उसके बाद ही उसकी क्रिटिसाइज या उसकी तारीफ उसके बाद ही करनी चाहिए। जी जपेंद्र जी की मैं एक बात पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगी। जपेंद्र जी ने कहा कि हम भाजपा हैं और हम विपक्ष के मुंह से कहलवा लेते हैं कि ये लागू करिए और उसके बाद हम इसे लागू करते हैं। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? जपेंद्र जी ने बड़ी ही बखूबी अपनी बात को रख दिया और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि विपक्ष के मुंह से कहलवा लेते हैं, और मुझे लग रहा है कि विपक्ष अब शोर कर रहा है कि भाई यूसीसी लागू करना है तो कर दो, बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? लग ये रहा है कि भाजपा से ज्यादा विपक्ष उतावला है कि कब लागू होगा। ये लग रहा है जपेंद्र जी ने इस बात को कह दिया है। हाँ शिषपाल जी, देखिए यशी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है ऑन स्क्रीन कैमरे पे चाहे जितनी मीठी मीठी बातें कर लें, लेकिन इनका चेहरा जनता अब जानती है। ये अरे हम आपसे नहीं जपेंद्र जी बीच में नहीं जपेंद्र जी मैं जबरदस्ती निलंबित करते, संविधान विरोधी कार्रवाई करके भी आप जो है कानून पास कर देते हैं जो आपको करने हो। लेकिन जिनको आपने पास ही नहीं करना, जिनमें आप गंभीर ही नहीं है, जिनके लिए आपकी कोई वचनबद्धता और आपकी मनसा ही नहीं है, तो उनको जो है लटकाने के लिए आप 50 बहाने जो है ढूंढने का काम करते हैं। ये भी जनता भली भांति जानती है। और 10% क्षैतिज आरक्षण पे तो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने जो है पूरी रस्साकशी पूरी कर ली थी। तमाम जो है राज्य आंदोलनकारियों से वादा किया था। आज तक जो है दोबारा से प्रचंड बहुमत मिलने के 1.5 साल बाद भी राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला अभी तक पाइपलाइन में ही बताया जा रहा है। और ये जो विशेष सत्र की बात है कि इस सत्र में पारित हो जाएगा, इसकी भी क्या गारंटी? ऐसा तो आप पिछले कई सत्रों में बोल चुके हैं कि इस बार जो है यूसीसी पास होगा, 10% क्षैतिज आरक्षण पे मोहर लग जाएगी। लेकिन वो मोहर पता नहीं कहाँ छुपा के रखी हुई है, वो मोहर मिल ही नहीं रही है मुख्यमंत्री जी को। आखिर भाई मोहर अगर आपको लगानी हो तो आप जब चाहेंगे तब लगा ही देंगे, ये जनता जानती है। जब आप शराब माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए आनंद फानन में कैबिनेट की बैठक बुला सकते हैं। रुक जाइए, इतना एक्साइटमेंट ठीक नहीं, रुक जाइए जपेंद्र जी, गुजर सकते हैं। 10% क्षैतिज आरक्षण और यूजीसी के मामले में ये लीपा पोती हीरा हवानी बहानेबाजी क्यों? ये जपेंद्र शिषपाल जी आपको इजाजत नहीं देंगे बोलने की, मैं दूंगी। असल मकसद जो है जनहित के ज्वलंत मुद्दों से
जनता का ध्यान भटकाने का है, क्योंकि आप रोजगार दे नहीं पा रहे, बेटियों को आप सुरक्षा दे नहीं पा रहे, डबल इंजन आप पहाड़ चढ़ा नहीं पा रहे हैं, राज्य की आर्थिक हालत आप सुदृढ़ कर नहीं पा रहे, भ्रष्टाचार चरम पे है। माननीय हाई कोर्ट को जो है उद्यान घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े, सुप्रीम चलिए कोर्ट से ठीक भी है। आपने शीशपाल जी रुके जरा, बहुत उतावले हो रहे हैं जपेंद्र जी, उनसे जरा सुन लेते हैं। जपेंद्र तो जी सरकार के मुंह पे करारा तमाचा है। ठीक, रुकिए शीशपाल जी रुकिए, जरा सुन लेते हैं, बहुत उतावले हो रहे जपेंद्र जी। जपेंद्र जी आप तो गंभीर प्रवक्ता है, आप क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं? देखिए नहीं, हम तो उन्हें रोक रहे थे, आपने तो रोका नहीं, आपने तो सारा टाइम ही उन्हें दे दिया। नहीं, मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे ये भी तो कहा कि मैं इजाजत दूंगी आपको बोलने की, शीशपाल जी तो नहीं देंगे। हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं, माना कांग्रेस का जमीन पे कुछ नहीं बचा, लेकिन चलो स्क्रीन पे ही सही। देखिए अब 22 तारीख को रामलला अपने जन्म स्थान पे, अपने स्थान पे विराजने वाले हैं, और इसी कांग्रेस ने दम खा लिया था भाजपा का कि रामलला का मंदिर कब बनाएंगे। जनता आपको रामलला के मंदिर के नाम पे वोट देती जा रही है, आप भैया कब बनाएंगे? तो बन गया। तो जनता का ना एक स्वभाव होता है, और वोटर का भी एक स्वभाव होता है कि वोटर सत्यता की कदर करता है, बस बशर्ते कि उसके सामने सत्यता आए। तो अब जैसे जैसे देश को राम राज्य की स्थापना होती हुई दिख रही है, तो हमारा अपने सभी विपक्षी साथियों से निवेदन है, आइए आप भी राम दरबार में आ जाइए। भाई राम आपके भी तो हैं, राम तो सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, और पूरी दुनिया में जो राम नाम लेवा है उस सबके राम है। तो छोड़िए अपने अपने दल को, ये सब भाजपा में, सबका भाजपा में स्वागत है, सबका राम राज में स्वागत है, आइए दिखाइए हिम्मत। शीशपाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा, उसके बाद विपिन जी और अनिल जी का रुख करता है। यशी जी देखिए, वोट के लिए भाजपा को भगवान राम की याद आती है, ये कह रहे हैं कि हम वहां पे दिव्य भव्य राम मंदिर बना रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वहां पर राम लला का मंदिर बन रहा है, सरकारी धन से बन रहा है, ये उसमें भी जो है चंदाखोरी अभी तक कर रहे हैं। और आप कौन होते हैं तिथि तय करने वाले भाई? जब चारों विधों के शंकराचार्यों को आपने नहीं पूछा, धर्माचार्यों को आपने नहीं पूछा, आपने अवमानना करने का काम किया। आप लोग शास्त्र और शंकराचार्य बड़े हो गए और कांग्रेस जो है रामलला के न्योते में नहीं आ रही। अरे 1949 में स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर राम प्रतिमा रखवाने का काम किया, और रामलला के मंदिर का ताला खुलवाने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया। आप सुब्रमण्यम स्वामी जी को पूछ लीजिए, वो कह रहे हैं कि इनका कोई, भाजपा का कोई योगदान ही नहीं है राम मंदिर के निर्माण में। जिनका योगदान है अशोक सिंघल जी का, अटल अडवाणी जी का, और मुरली मनोहर जोशी जी का, उमा भारती का, उसका ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए भगवान राम की बात करती है। इनसे न राम में आस्था है, न राम मंदिर में आस्था है। चलिए शीशपाल जी, ध्रुवीकरण की राजनीति ही सही, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष कहता था कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब बीजेपी इस बात का हल्ला तो करेगी ही ना कि मंदिर वही बना रहे हैं और तारीख भी बता रहे हैं। देखिए यशी जी, तारीख भी बता रहे हैं, लेकिन तारीख बताते अगर मान्य शंकराचार्यों को पूछ करके, धर्माचार्यों को पूछ करके, देखिए ये बहुत अलग विषय हो जाएगा, फिर हम राम मंदिर पर चर्चा करने लग जाएंगे। शीशपाल जी, मुद्दा राम मंदिर नहीं, फिलहाल यूसीसी है, और ये क्षेत्र आरक्षण पर बात कर रहे हैं। शीशपाल जी समझिए ना, राम मंदिर पर चर्चा करने आएंगे तो आपके भी आरोप खत्म नहीं होंगे और बीजेपी के प्रत्यारोप भी खत्म नहीं होंगे। विपिन खन्ना जी जी क्या सहमत है यहाँ पर जिपेंद्र जी की बातों से? कह रहे हैं विपक्ष के मुंह से कहलवा लिया हमने कि यूसीसी लागू करो, वरना पहले तो विपक्ष कह रहा था कि कोई जरूरत नहीं है यूसीसी लागू करने की। नहीं, विपक्ष कब कह रहा था कि कोई जरूरत नहीं यूसीसी लागू करने की? विपक्ष तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि किसने डिमांड करी यूसीसी की? मुख्यमंत्री जी ने केवल अपना पद बचाने के लिए घोषणा कर दी कि हम यूसीसी लागू करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यशी जी पूछिएगा जपेंद्र जी से कि आपके पास उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, हरियाणा जैसा राज्य है, अब तो आपके पास राजस्थान और मध्य प्रदेश भी आपके 10 साल से है, केंद्र सरकार में आप 10 साल से हैं, केवल उत्तराखंड के छोटे से राज्य पे आप यूसीसी थोपना चाहते हैं। क्या प्रयोग करना चाहते हैं आप उत्तराखंड को यूसीसी के माध्यम से?
कि हम यूसीसी के नाम पर कितना वोट बटोर सकते हैं। अगर नुकसान हुआ तो छोटे राज्य को होगा और फायदा हुआ तो उसका फायदा केंद्र से लेकर बड़े राज्यों तक हम उठाएंगे। तो यूसीसी के लिए मना यशी जी किसी ने नहीं किया, लेकिन यशी जी आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि मुझे एक प्रदर्शन बताइए, एक मुझे जनता की मांग बताइए, एक धरना बताइए कि जिसमें यूसीसी की मांग जनता द्वारा या विपक्ष के द्वारा की गई हो। ये केवल यूसीसी का शिकूफा मुख्यमंत्री जी के मुंह से शुरू हुआ और अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर ही है। विपक्ष ने ना तो कहा यूसीसी लागू करें। नहीं, मुझे लेकिन एक चीज समझ नहीं आती विपिन जी कि जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम यूसीसी लागू करेंगे, मैनिफेस्टो में नहीं था क्या इनके? था। अब मुझे ये बताइए कि फिर विरोध तभी करना चाहिए था कि भाई अब मैनिफेस्टो में यूसीसी क्यों डाल रहे हैं, लेकिन ये विरोध कब शुरू हुआ? जब इन्होंने लागू करने की बात शुरू करी। वो तो आपको हवाला दे रहे कि भाई हम वचनबद्ध है, हमने मैनिफेस्टो में डाला था, हम कर रहे हैं। केंद्र सरकार मैनिफेस्टो में लाए हुए प्रत्येक केंद्र सरकार लागू करे कर रहे हैं। अरे जपेन जी, ऐसे तो बड़े मुसारे मुद्दे हैं, मैं आऊंगी अभी आपके पास भी। पहले तो ये क्लियर करें अपना स्टैंड। ठीक है अनिल थपलियाल जी, इसके बाद जपेन जी में आती हूँ। जपेन जी होल्ड ऑन प्लीज। अनिल थपलियाल जी लागू करने जा रहे हैं, आप भी कर दीजिए दिल्ली में लागू। जब आप नहीं करेगा जपेंद्र भाई, केंद्र लागू करेगा दिल्ली में लागू करिए। अनिल थपलियाल जी जब लागू करिए। यसी जी, जब भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार प्रचंड बहुमत लेके आई थी तो जपेंद्र भाई को याद हो या न हो, लेकिन मैं बता दूं उस समय इनकी सरकार तब बनी थी। इनके मुंह से कई बार कई क्षेत्रों में ये कहा गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम यूसीसी लागू करेंगे। जब दूसरी बार प्रचंड बहुमत, बिल्कुल इसीलिए तो ये तो विपक्ष ने नहीं कहा, ये विपक्ष ने नहीं कहा कि आप यूसीसी लागू करो। अब यूसीसी पे जो पेंच भी फंस रहे हैं वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट आपको लेना ही लेना है, ये बहुत बेहतरीन जानते हैं आप, क्योंकि एक्सपर्ट ने भी बता दिया अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा कर। तो इसीलिए तो ड्राफ्ट विपक्ष मांग कर रहा है, उसमें है क्या, थोड़ा हम भी तो देख लें। अगर आप विपक्ष को नहीं देते हैं तो जनता को सार्वजनिक कर दीजिए ना, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से। रही बात राम राज्य की, राम राज्य बीजेपी ने नहीं बनाया इस देश को, हिंदू राष्ट्र पहले से ही था, हिंदू राष्ट्र है। कुछ परसेंट मुस्लिम की यहाँ पे आबादी रही तो वो मुस्लिम हिंदू भी आप ही ने सिखाया है, क्योंकि सनातनी बनाना भी आपने सिखाया। राम राज्य पहले से था, ऋषि मुनियों का देश है ये। यहाँ पे देवभूमि है, उत्तराखंड की मैं बात करूं और कई और जगह भी देवभूमि है, तो ये संस्कृति हमारी थी। राम राज्य आपने नहीं स्थापित किया, राम राज्य पूरे संपूर्ण भारतवर्ष ने, जो यहाँ का निवासी उसने स्थापित किया और उसने सिखाया है कि राम को विस्थापित करें, राम का राज्य होना चाहिए, पहले भी राम राज्य था। एक तीसरी बात, आप कहते हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे, आपके मुंह से उगलवाएंगे, उगलवा नहीं रहे हैं। अगर हमें कोई, अगर विपक्ष में बैठ करके हम अपनी बात को आपके पटल पे नहीं रखेंगे, विधान पटल पे, जो संसद भवन के पटल पे जब आएगा तब आएगा, लेकिन जब तक ये बात हल्ला बोल नहीं होगा तब तक आप हिलते नहीं। क्योंकि मैं अगर क्षेत्रीय दल होने के सदस्य होने के नाते बताऊं तो 1950 भू कानून और मूल निवास 1950 और भू कानून और अस्थायी गैरसैंण राजधानी की मांग यूकेडी की थी। हमने वो प्रचंड में रह करके जब नेतृत्व किया था तब भी हमने यही कहा था, आज भी है। तब भी जब हो हल्ला हो रहा है तब आप प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, तब आप कमेटियां तैयार कर रहे हैं, और कमेटियां भी आपकी ऐसी होती हैं कि उनमें ऐसे एक्सपर्ट होते हैं कि 10 दिन के अंदर सारे प्रस्ताव मांगे जाते हैं और उसके बाद देखा जाता है उसमें कुछ त्रुटि है तो उसको भंग किया जाता है। फिर अगर मीडिया आपसे पूछताछ करे या विपक्ष हल्ला बोल करे तो आप बोलते हैं कि हम दूसरी कमेटी तैयार कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि टोटल जैसे शिषपाल बिष्ट जी ने कहा है, बहुत सही कहा उन्होंने, कि ये आप ज्वलनशील जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के, जो जरूरत है स्थानीय जनताओं को, उससे भटकाने का काम कर रहे हैं। आपने खुद कहा था, दोबारा बोल रहा हूं मैं, यूसीसी लाएंगे हम। 2000 जब आपकी सरकार बनी थी दोबारा प्रचंड बहुमत लेकर के, तो आज कितने साल हो गए आपकी सरकार को? 3 साल हो गए, 3 साल से ऊपर हो गए। पिछली छोड़ दीजिए आप 5 साल का कार्यकाल, दोबारा की बात बताया आप। कहाँ है यूसीसी, कहाँ है क्षैतिज आरक्षण, कहाँ है मूल निवास 1950, कहाँ है आपका भू कानून? भू कानून तो क्या लागू करेंगे? चलिए अनिल थपलियाल जी वापस आते हैं। जपेंद्र जी देखिए, यूसीसी और क्षैतिज आरक्षण,
हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी एक विशेष सत्र आएगा जिसमें क्षैतिज आरक्षण भी आएगा और यूसीसी भी लागू होगा, हम ये मान के चल रहे हैं। लेकिन सर आपने खुद ही कहा कि मैनिफेस्टो में जो कुछ था वो सब पूरा किया जाएगा, लेकिन क्या प्रायोरिटी नहीं समझ आ रही बीजेपी को कि प्रायोरिटी क्या है? क्या हमें पहले करना चाहिए था? क्या यूसीसी की जरूरत उत्तराखंड को थी? विपक्ष जैसे कि लगातार कह रहा है कि क्या यूसीसी आप एक प्रयोग करना चाहते हैं उत्तराखंड में? आपको भू कानून नजर नहीं आ रहा उत्तराखंड में किस तरीके से भू कानून सख्त ना होने की वजह से मिसयूज हो रहा है, ये आपसे छुपा नहीं है जपेंद्र जी, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। खनन माफिया किस तरीके से हावी हो रहे हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी लगातार मांग करते रहे कि एक स्थायी राजधानी दे दीजिए उत्तराखंड को, क्या वो भी एक अधिकार नहीं रखता उत्तराखंड की एक स्थायी राजधानी होनी चाहिए? क्या जनता अपना हक भी नहीं ले सकती? तो भाई प्रायोरिटी में क्या है? आप यूसीसी ला रहे, वेल एंड गुड है, आप आरक्षण दे रहे, वेल एंड गुड है, लेकिन ये जो प्रायोरिटी चीजें इनका क्या? इनके लिए अभी कितने और साल इंतजार करना चाहती है करेगी जनता, या कितना करवाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्टो में कही हुई एक एक बात को लागू करने जा रही है। सबसे पहले तो हमारे थपलियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने राम राज्य के ऊपर बहुत अच्छी बात कही और मान लिया कि ठीक है भाई, देश में राम राज्य चाहिए, तो ठीक है, हम उसी लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि राम राज्य बना रहे। बहुत पहले से है, बहुत पहले से था, यही समस्या है। मुद्दा क्या लेकर आती हूँ, घूम फिर के बाद राम पर ही आ जाती है। हमने तो बात दी ना, अब उनके जो उन्होंने अच्छी बात कही है उसका समर्थन तो करेंगे सर, ना। हमने सुन ली उनकी अच्छी बात, आप कम से कम मुद्दे पर तो आइए, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है मुझे वो बता दीजिए ना। अनिल थपलियाल जी की बात सबने सुनी, उनकी अच्छी बातें हमने ग्रहण भी कर ली। राम नाम के अलावा कोई काम नहीं। दूसरी बात, अब ये हमारे आम आदमी पार्टी के बंधुवर हैं, अगर इनमें विपिन जी होल्ड ऑन, वरना सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। विपिन जी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। राम राज में आप रोजगार दीजिए ना, राम राज में महंगाई कम करिए। विपिन जी इतनी हिम्मत है तो ये भ्रष्टाचार से बाहर निकल के दिल्ली में घोषणा करें कि भैया दिल्ली में यूसीसी लागू करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति राजधानी से होती है तो डकैती पड़ जाती है। सरकार को भ्रष्टाचारियों से फुर्सत हो, राम राज में दिल्ली को लूटने से फुर्सत हो, तो ये आपके राम भक्त कर देते हैं। विपिन जी तो आपके राम भक्त। विपिन जी, ये मुद्दा राम के इर्द गिर्द ही घूमेगा। मैंने उनसे तमाम सवाल किए और ये सवालों के जवाब राम में ही खो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जितनी भी हमारे मैनिफेस्टो के अंदर वायदे थे स्टेप बाय स्टेप, वो सब वादे पूरे हो रहे हैं। क्षैतिज आरक्षण भी लागू होने जा रहा है। भू अध्यादेश के ऊपर सरकार ने 1 जनवरी को नए साल में प्रदेश की जनता को तोहफा दे दिया, उसे मान लिया गया है। अब उसमें और वैधानिक और एक स्ट्रेंथ के साथ आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, निश्चित तौर पर उस पर भी आगे विचार हो रहा है। तो कोई ऐसा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते नहीं बचेगा जिसका वायदा हम लोगों ने किया और वो आने वाले वर्ष में जो सवाल आपने सुना था, मैंने आपसे पूछा कि प्रायोरिटी क्यों नहीं समझ रही है बीजेपी, प्रायोरिटी क्यों नहीं समझ रहे आप? हम समझ रहे हैं कि प्राथमिकता के आधार पर चीजों को स्टेप बाय स्टेप उन्हें लागू किया जा रहा है। अगर आप कहते हैं कि अब पहले इसे कर दीजिए, तो डेफिनेटली आप लोगों को अधिकार है, मीडिया को अधिकार है, विपक्ष को अधिकार है। आप देखिए अब यूसीसी के ऊपर विपक्ष कितना उतावला है, तो सरकार ने मान लिया कि आने वाले समय में सबसे पहले भाई इसे ही लागू करते हैं एक विशेष सत्र बुला के, और उसके अलावा भी बाकी जो चीजें हैं सब लागू होंगी। विपक्ष का हम धन्यवाद देते हैं कि 2014 के बाद से देश के अंदर विपक्ष और कांग्रेस जितनी संजीदगी से लोकतंत्र के साथ चल रही है, काश ये आजादी के बाद इतनी संजीदगी के साथ देश को लेके आगे चले होते तो आज हमारी ये सोने की चिड़िया ही रहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर भारतवर्ष दोबारा से सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। ये हम सब लोगों को मान लेना चाहिए। शेषपाल जी देखिए यशी जी, सोने की चिड़िया को किस तरीके से इन्होंने लूटने और खसोटने का काम किया, ये लूटा तो आपने जनाब। देश की अर्थव्यवस्था
वो डुबाने का काम किया। जो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने संपत्तियां जोड़ी, उनको जो है अपने उद्योगपति मित्रों के हाथों नीलाम कर रहे हैं। और भगवान केदारनाथ जी को भी छोड़ा, जाकर 350 किलो सोना जो है पीतल होके चला गया। तो सोने की चिड़िया कहाँ से रहेगा देश, जब आप सोने को पीतल बना देंगे। देश की जनता, प्रदेश की जनता आपकी करनी को भली भांति देख रही है। और कितना समय झूठ बोला इन्होंने, इन्होंने कहा 1 जनवरी को जो है भू कानून का तोहफा राज्य की जनता को दे दिया। एक तरफ तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी जो है कमेटी उस पर काम कर रही है, जो है एसीएस राधा रतूड़ी जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी हुई है। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हमने तोहफा दे दिया। अरे भाई जपेंद्र जी, सही क्या है गलत क्या है जनता समझ नहीं पा रही है, क्योंकि आप कंफ्यूजन इतना क्रिएट कर देते हो। दूसरी तरफ जो है राज्य की जनता भू कानून के लिए लगातार जो है आंदोलन कर रही है, और ये कह रहे साहब हमने उसे लागू भी कर दिया। अरे पहले मुख्यमंत्री जी से पूछ के आ जाएंगे कि सही क्या है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। जपेंद्र जी, भाजपा में मुझे लग रहा है कि आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रवक्ता अपने हिसाब से कुछ कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से कुछ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री अलग ही ढपली बजा रहे हैं। तो आपका जो अनुशासन है, जो आप सबसे शक्तिशाली पार्टी होने का दम भरते हो, उसकी कलई यहीं पे खुल जाती है जपेंद्र जी। तो जो वादे आपने जनता से किए, आप कह रहे हैं कि हमने मैनिफेस्टो के सारे वादे पूरे कर दिए। प्रदेश के बेरोजगारों को उतने रोजगार दिए भाई, कितना आपने मैनिफेस्टो किया था। 2 करोड़ रोजगार पर साल की तो आपके प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। 25,000 जो है भर्तियों की घोषणा तो त्रिवेंद्र जी, तीरथ जी और धामी जी कई बार कर चुके हैं। आज तक तो वो आपसे हुई नहीं है, पलायन आपसे रुका नहीं है। 270 लोग प्रतिदिन उत्तराखंड से पलायन कर रहे हैं, ये आप ही के पलायन आयुक्त की रिपोर्ट कह रही है। लोकायुक्त आज तक आप ला नहीं पाए, ये आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा है। तो आप कौन से मैनिफेस्टो के वादे को पूरे कर रहे हो। प्रदेश के अंदर सबसे महंगी बिजली उत्तराखंड के उपभोक्ता जो है खरीदने के लिए मजबूर है। ऊर्जा प्रदेश में ये तो आपके जो है चुनावी वादे थे भाई, प्रदेश को बनाने का जो है महंगाई दूर करने का कौन सा कर रहे हैं आप वादा पूरा। केवल जो है जुमलेबाजी चलती है। जब जनता आपको घेरती है, विपक्ष घेरता है, तो आप तो कह देते हैं कि यार ये बातें तो चुनाव में वैसे ही जुमले के रूप में कह दी जाती हैं। तो जपेंद्र जी, आप उत्तराखंड की पढ़ी लिखी और महान जनता को आप बरगला नहीं सकते। जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश हो रही है, वो अब लोग समझ गए हैं। अब कुछ काम गिनवाइए जो आपने उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए किए हो, उत्तराखंड के विकास के लिए किए हो, मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए किए हो, राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए किए हो। वो तो आपने कुछ किए नहीं। किसान लगातार जो है एमएसपी की मांग कर रहे हैं, अपने जो है फसल का उचित मूल्य जो है घोषित करने की मांग कर रहे हैं। उतना तक तो आपसे हो नहीं पा रहा है। बात आप कर रहे हैं बड़ी कि हमने सारे वादे पूरे कर दिए, राज्य को हमने बिल्कुल जो है गुजरात के पास पहुंचा दिया। अरे गुजरात के पास समुद्री है, कहाँ ले जा रहे हैं आप प्रदेश को। प्रदेश में कोई भी चुनाव होता है तो कांग्रेस हमेशा यही कहती है कि जनता समझ चुकी है और जनता सबक सिखाएगी, और हर बार जनता जीत के मुहाने पर बीजेपी को लाकर खड़ा कर देती है। तो या तो आप जनता को अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं, और बीजेपी अगर कुछ नहीं भी कर रही है तो भी बहुत कुछ जनता को समझा रही है। देखिए यशी जी, भले ही कांग्रेस पार्टी इस समय प्रदेश की सत्ता में न आई हो, चुनाव आयोग के आंकड़े उठा करके आप देख लीजिए। अरुण शर्मा जी, विधानसभा अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। मार्गन से हारे और 5% वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का इस बार भी जो है इस प्रदेश के अंदर बड़ा है। ये बात मैं जानती हूँ शिषपाल जी, ये बात मुझे मालूम है। बागेश्वर उपचुनाव में आपकी कांटे की टक्कर थी, ये बात मुझे मालूम है। अरुण शर्मा जी, अपनी बात को प्लीज फटाफट पूरा करेंगे। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं इस मसले पर। अरुण शर्मा जी, मेरे आपका क्वेश्चन नहीं मिला मुझे। अरुण जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं इस मुद्दे पर आपकी लेना चाहती हूँ कि भाई यूसीसी लागू करने की ओर यहाँ पर एक और बीजेपी कह रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यूसीसी क्या जरूरी है उत्तराखंड में या अन्य मुद्दे जरूरी? नहीं, यूसीसी भी जरूरी है, और जो मुद्दे और भी हैं जो शिषपाल भाई ने उठाया, निश्चित तौर पर उनका भी समाधान होना जरूरी है कि उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार मिले और यहाँ विकास के काम हो। ये सब जरूरी है, एक साथ है। देखिए, कोई चीज किसी को अलग नहीं करके देखा जा सकता। ये सभी चीजें एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे यूसीसी पर। एक बार फिर
सियासत उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि आप विशेष सत्र बुलाकर उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। अब यूसीसी क्या उत्तराखंड में लागू होगा या महज ये चुनावी शगुफा है, ये भी देखना होगा। हालांकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि यूसीसी उत्तराखंड में ही लागू क्यों की जा रही है, क्या उत्तराखंड को प्रयोगशाला मानकर सरकार चल रही है। फिलहाल यूसीसी कब लागू होगा ये देखना होगा और 36 आरक्षण की मांग जो राज्य आंदोलनकारियों की है उसे भी किस तरीके से लागू किया जाता है ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।